हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र दृष्टि नवात्रा को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये अपडेटेड है, पूरा वार्षिकांक है। ठीक है, पूरे साल का करंट अफेयर्स आप कवर कर लेंगे इस मैगजीन से। 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक अपडेटेड। अभी तक लेक्चर 1 में हम लोग टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 30 तक पूरा का पूरा कवर किया जा चुका है। और आज की इस वीडियो में पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य को एक ही वीडियो में कवर करते हैं। प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, आप जाकर के कवर कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य वन लाइनर टू द पॉइंट को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, कभी कभी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के द्वारा नहीं मिलती है तो आप वहाँ को मिलती रहेगी। तो वन लाइनर टू द पॉइंट का पहला यहाँ पर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, जो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया गया है, अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रही है। तो भागवत गीता आप पढ़ते हो तो गीता से रिलेट कर लीजिएगा भगवान कृष्ण अर्जुन की, और यहाँ कुरुक्षेत्र चले जाइएगा तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 कहाँ पर संपन्न हुई है? उदयपुर, राजस्थान में। 5 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो इसकी अध्यक्षता जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में जो है ये गठन किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को वर्ष 2018-19 के दौरान प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2 से 3 दिसंबर 2022 के मध्य भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने हेतु पहला सिलचर सिलहट महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह सिलचर, असम में। और इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह लखनऊ को। इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में 2 अन्य शहर भी शामिल हैं। पहला है लखनऊ, दूसरा प्रयागराज और तीसरा वाराणसी है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले ओवरऑल रैंकिंग में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 ओवरऑल रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है लखनऊ, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर वाराणसी है। 10 लाख से कम आबादी वाले में शीर्ष 3 शहर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है, फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश का, जबकि तीसरा जो है वो महाराष्ट्र का अमरावती शहर है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में उत्तर प्रदेश के 3 शहर जो है टॉप 3 में आप देख पा रहे हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी है। 10 लाख से कम वाले में भी है तो टॉप 2 में है मुरादाबाद, फिरोजाबाद, उसके बाद महाराष्ट्र का अमरावती हो जाता है। वहीं पर 3 लाख से कम आबादी वाले में शीर्ष 3 शहर जो है वह एक तो यहाँ पर नंबर 1 जो है वो टॉप पर मध्य प्रदेश का है, देवास है, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश का और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का है। तो 10 लाख से अधिक आबादी में टॉप पर लखनऊ है, 10 लाख से कम वाले पर लखनऊ का ही है मुरादाबाद, और 3 लाख से कम वाले शहर में मध्य प्रदेश का देवास शहर आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2022 में भारत की रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु दर वर्ष 2018 से 20 में कितने प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है? सही जवाब यहाँ पर आंसर है आपका 97 प्रति लाख जीवित जन्म पर। वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख जीवित जन्म था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर 70 प्रति लाख जीवित जन्म से कम हो जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार वर्ष
2030 तक जो सरकार का टारगेट है वह टारगेट है कितना मातृ मृत्यु दर यानी MMR का जो रेट है वह कितना करना है, तो 70 प्रति लाख जीवित जन्म से कम का टारगेट रखा गया है। इसके अनुसार 8 राज्यों में मातृ मृत्यु दर 70 प्रति लाख जीवित जन्म से भी कम दर्ज हुआ है, जो कि इस प्रकार है। केरल में 19, महाराष्ट्र 33 है, तेलंगाना 43 है, आंध्र प्रदेश 45 है, तमिलनाडु में 54 है, झारखंड का 56, गुजरात में 57, कर्नाटका में 69। टारगेट कितना है? 70 वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का। पहले ऐसे राज्यों की संख्या जो थी वो 6 थी, अब कितनी हो गई है? 8 हो गई है। उच्चतम मातृ मृत्यु दर दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? असम की बात करोगे तो यहाँ पर नंबर 1 पर असम 195 के साथ है। टारगेट 70 का रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हाईएस्ट है ये। मध्य प्रदेश में 173 है। उत्तर प्रदेश तो यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी का यहाँ पर 167 है। टारगेट से बहुत पीछे अभी। वर्ष 2030 तक टारगेट है 70 करना। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिव होप का उद्घाटन किया है? तो वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का जो उद्घाटन है वह राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और लंदन की विज्ञान संग्रहालय समूह ने टीके विकसित करने के वैश्विक प्रयास की कहानी बताने के लिए समझौता किया है। यह प्रदर्शनी 15 नवंबर 2022 से शुरू होकर सितंबर 2025 तक पूरे भारत में 5 स्थानों दैट इज दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बंगलुरु और कोलकाता शहरों में की जाएगी और लगभग 20 लाख से अधिक लोगों तक इसके पहुंचने की आशा है। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है और जगह है पीथमपुर MP में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण जो है वो बंगलुरु, कर्नाटका में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची यह कांस्य प्रतिमा बंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंप गौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है? याद रखिएगा, नाद प्रभु कैंप गौड़ा, जो कि बंगलुरु के संस्थापक रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर आयोजित हुआ है? तो यह आइजोल, मिजोरम में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पर्यटन संबंधी G20 की प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है? 10 लाख लोगों का। नवंबर 2022 में किस राज्य में तोखु इमोंग महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? तोखु इमोंग महोत्सव मनाया गया है। तो तोखु इमोंग महोत्सव नवंबर 2022 में नागालैंड में मनाया गया है। यह राज्य की लोथा जनजाति का, किस जनजाति का? लोथा जनजाति का फसल उत्सव है। 16 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति 4 का शुभारंभ 16 नवंबर 2022 को किया गया है। यह अभियान यानी डिजिटल शक्ति अभियान साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाने पर एक अखिल भारतीय परियोजना है और इसकी शुरुआत यानी डिजिटल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि
14 से 27 नवंबर 2022 के मध्य 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। इस मेले की थीम क्या थी? तो टॉपिक वाइज में ऑलरेडी ये कवर किया जा चुका है। इसकी जो थीम रही वह थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 41वां रहा है। कहाँ पर आयोजित हुआ? यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और यहाँ का जो थीम रहा है वह वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसकी थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थी। साथ ही इस वर्ष बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य रहे तथा उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य रहे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूपी एग्जाम के लिए अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश जो 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 प्रगति मैदान में संपन्न हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश राज्य फोकस राज्य के रूप में रहा है। साथ ही केरल भी फोकस राज्य रहा। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य के रूप में रहे हैं। इसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शकों ने भी भाग लिया है। मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की का नाम नया हो गया ना, तुर्की, तो थाईलैंड, तुर्की, यूएई, यूके सहित 12 देशों के प्रदर्शकों ने भी भाग लिया। उल्लेखनीय है कि लेह लद्दाख भी इस वर्ष पहली बार भाग लिया था। तो प्रगति मैदान में 41वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, इसमें पहली बार किसने भाग लिया? तो यदि ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है तो लेह लद्दाख लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 16वां जो वैश्विक संचार सम्मेलन रहा है जो कि भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा आयोजित होता है, तो इसका आयोजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका थीम रहा है, थीम क्या था? कस्टोडियंस ऑफ रेपुटेशन, बिल्डिंग न्यू नैरेटिव। इस अवसर पर NMDC दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता तथा 14 कॉरपोरेट्स कम्युनिकेशन उत्कृष्टता पुरस्कारों का विजेता बना। अगला प्रश्न है कि 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल, जो कि एक अधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार पोर्टल है, इसका शुभारंभ किया है? किसने ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस पोर्टल में 10 भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है कि 11 नवंबर 2022 को किसने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। इस पोर्टल का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना है। 10 से 12 नवंबर 2022 के मध्य 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन दैट इज टेलीमेडिकन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह अमृता अस्पताल, कोच्चि, केरल में, जिसका थीम रहा है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स थ्रू सस्टेनेबल टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ। अगला प्रश्न है कि 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला एग्रो वर्ल्ड 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिसर में। अगला प्रश्न है कि 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दीनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। दीनदयाल हस्तकला संकुल, व्यापार केंद्र और संग्रहालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था।
9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 कहाँ पर आयोजित हुई? यह देहरादून उत्तराखंड में। और इसका जो फोकल थीम है वह डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। इसे नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस देहरादून द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि 16 से 19 नवंबर 2022 के मध्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काशी तमिल संगमम 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नाम में ही छिपा हुआ है काशी, तो याद रखिएगा वाराणसी, काशी उत्तर प्रदेश में। पूछा जाता है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काशी तमिल संगमम 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह वाराणसी, काशी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न बन रहा है कि 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगों, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। गौरतलब है कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहां पर गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 आयोजित हुआ है? यह नई दिल्ली में। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर 2008 को ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसका आयोजन वर्ष 2017 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भंडार के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है? यह फरीदाबाद, हरियाणा में। 9 नवंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2022 के लिए देश के सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज कितने अरब घन मीटर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 437.60 अरब घन मीटर। पूरे देश में वार्षिक रूप से 239.16 अरब घन मीटर कितना है? पूरे देश में वार्षिक रूप से 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल निकाला जाता है। कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 4 से 6 नवंबर 2022 के मध्य 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? यह कोच्चि, केरला में। इसका आयोजन शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के सहयोग से किया गया है, जिसकी थीम आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर गतिशीलता थी। अगला 3 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह आइजोल, मिजोरम में। 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्तर 2 हासिल किया है? तो 7 ने। कितने ने स्तर 2 हासिल किया? 7 ने। इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने स्तर 2 जिसका स्कोर, तो स्तर 2 यहाँ पर जो है शामिल किया है। स्कोर को गोली मार दो। वहीं पर इसमें जो है कोई भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम श्रेणी स्तर 1 होता है, इसमें कोई भी राज्य शामिल नहीं है। जबकि स्तर 2 में कुल जो है वो 7 राज्य शामिल थे। कौन कौन से रहे हैं? तो आपने देखा केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यूपी याद रखिएगा, यूपी इसमें शामिल नहीं है 7 में। अगला प्रश्न है 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? यह प्रगति मैदान, नई दिल्ली में।
देखिए जो प्रमुख सम्मेलन बैठकें रही हैं उसका एक जो टॉपिक वाइज जो कराया गया है लेक्चर नंबर 1 में, वहाँ पर आपको कवर किया जा चुका है अच्छे से, कौन सा जो है कहाँ हुआ, तो एक समराइज वे में हर टॉपिक का आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज वाले को भी आप अच्छे से कवर कीजिए। 3-3.25 घंटे का वीडियो है, 30 पेज का है, पूरा आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये सारे हो जाएंगे आपको कि कौन सा बैठक कहाँ पर हुई है, उसका थीम क्या रहा, आपको पूरा एक ही पेज में मिल जाएगा। तो इंडिया केम 2022 कहाँ आयोजित हुई है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और इसका थीम रहा विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण, केम केमिस्ट्री पेट्रो रसायन। 2 नवंबर 2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी में तैरता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? यह श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो मानगढ़ धाम का लोकेशन राजस्थान राज्य होगा। नवंबर 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय एकता नवाचार विस्तार व्यापार मेला 2022 का आयोजन किया गया है? यह चौमुखी-डिमा नागालैंड में। 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली एकीकृत प्लस दैट इज यूडा इस प्लस 2021-22 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूलों में कुल कितना नामांकन हुआ है? तो यह 25.57 करोड़ यानी 25,57,00,000 नामांकन प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूलों में हुआ है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्लस सूचना प्रणाली जो प्लस है, यह नामक ऑनलाइन डाटा संकलन प्रणाली को वर्ष 2018-19 में स्कूलों और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। कब? वर्ष 18-19 में ही। अन्य तथ्यों को देखते हैं। सकल नामांकन दैट इज ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है, तो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 57.6% रही, और वहीं पर प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक छात्राओं का जो नामांकन है वह 12.29 करोड़ से अधिक रहा। इसके अलावा कुल स्कूल हैं, कुल स्कूल की अगर बात करोगे तो 14.89 लाख जो है कुल स्कूल हैं। स्कूली शिक्षा में कुल संलग्न शिक्षक 95.07 लाख हैं, जो कि 51% से अधिक संख्या शिक्षिकाओं की है। तो शिक्षक में आप देख पा रहे हैं कुल संलग्न शिक्षक, और इनमें यहाँ पर देखेंगे कि 51% से अधिक संख्या शिक्षिकाओं की है। शिष्य और शिक्षक का जो रेशियो है 21-22 का, प्राथमिक यहाँ पर आप देखेंगे 26 पर 1 हैं, उच्च प्राथमिक में 19 पर 1 हैं। ठीक है, तो ये विद्यालय में जो टीचर और शिष्य बनते हैं, तो प्राथमिक एक अगर टीचर है तो 26 बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक में 1 पर जो है टीचर के अंडर 19 बच्चे हैं, माध्यमिक में 18 हैं और उच्चतर माध्यमिक में 27 हैं। अगला प्रश्न आपके साथ 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में करने को मंजूरी दी है? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो नामकरण है वह डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में करने को मंजूरी दी गई है। यह कहाँ पर है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में। 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह गोवा में। इस सम्मेलन का विषय थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, अकम्पलिश लोकल था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 की मध्य भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक गोवा समुद्री संगोष्ठी का संस्करण गोवा में संपन्न हुआ।
इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था मेरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मेरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है कि 1 से 5 नवंबर 2022 की मध्य 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया। तो 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 1 से 5 नवंबर 2022 की मध्य। इसका जो मुख्य विषय था वह क्या था? इसका मुख्य विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा था। यह कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने कहां पर महाराष्ट्र के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर रंजनगांव पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना। अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप स्थित दो नए समुद्र तटों मिनिकाय थुंडी तट और कदमत तट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की जो कुल संख्या है वह कितनी हो गई है? तो लक्षद्वीप के इन्हीं दो के साथ टोटल जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या भारत में 12 हो गई है। तो लेटेस्ट लक्षद्वीप के कौन कौन से हैं? एक मिनिकाय थुंडी तट हो गया और दूसरा हो जाता है कदमत तट। दोनों का लोकेशन कहाँ है? लक्षद्वीप में। तो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत जो है ये पहले 10 अब 2 और ऐड कर लो तो 12 हो जाते हैं। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त रूप से कहां पर मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो यह गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। मिशन लाइफ जो कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा मिलेगी। और इसका जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है, इस अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। तो वहाँ पर जो है वो पेश किया गया था मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 18 से 22 अक्टूबर 2022 की मध्य एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी 12वां डेफ एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह गांधीनगर गुजरात में 12वां डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है डेफ एक्सपो 2022 कौन सा है संस्करण? तो 12वां है और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए HTT-40 स्वदेशी ट्रेनन विमान का अनावरण किया और मिशन डेफ स्पेस का शुभारंभ किया और एयरफोर्स स्टेशन डीसा की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है कि 16 से 17 अक्टूबर 2022 के मध्य कोयला मंत्रालय की संरक्षण में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा कहां पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है? यह नई दिल्ली में, जिसका मुख्य विषय था भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। अगला प्रश्न है कि 10 से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य दूसरा संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक सूचना कांग्रेस सेकंड इवन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2022 कहां पर आयोजित की गई है? तो यह हैदराबाद भारत में, जिसकी थीम ग्लोबल विलेज को भू संरक्षण बनाना, कोई भी पीछे न रहे था।
अगला है प्रश्न कि 7 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? तो यह गंगटोक सिक्किम में। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। प्रश्न है कि 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सभा की अध्यक्षता की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 15 देशों द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और सत्यापन के साथ 6 दिसंबर 2017 को यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया। तो भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया है। मुख्यालय आप जानते होंगे कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 के मध्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की परिणामों की घोषणा की है। इसमें किस 7 शहर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? यह इंदौर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के प्रमुख तथ्य हैं, तो यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। कब? तो 1 अक्टूबर 2022 को यह जारी किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 5 जो शहर हैं, नंबर 1 इंदौर, दूसरा है सूरत, तीसरा नवी मुंबई, चौथा है जीवीएमसी विशाखापट्टनम और 5वां है विजयवाड़ा। वहीं पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष 30 शहरों में से शामिल उत्तर प्रदेश के शहर, तो टॉप तो इंदौर है। तो ओवर आप देखेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, मेरठ को 15वां स्थान है, प्रयागराज को 16वां स्थान मिला है, लखनऊ को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, वाराणसी को 21वां स्थान, आगरा को 23वां और कानपुर को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 लाख तक की आबादी यानी 10 लाख से कम की यहाँ पर बात की गई है। तो 10 लाख वाले में आपने देखा अधिक वाले में इंदौर टॉप पर रहा है। अब 10 लाख से 1 से 10 लाख तक की आबादी पर शीर्ष 5 स्वच्छ शहर, तो नंबर 1 तिरुपति है और 10 लाख से अधिक वाले में कौन सा रहा? इंदौर रहा है। उसके बाद यहाँ पर तिरुपति नंबर 1 मैसूरू है, दूसरे पर, तीसरे पर नई दिल्ली है, चौथे पर अंबिकापुर है और 5वें पर नोएडा है और सबसे अंतिम स्थान पर ईटानगर है। जबकि 10 लाख से अधिक वाले में ग्रेटर देन 10 लाख, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप 5 पर कौन रहा? नंबर 1 पर जो है वो इंदौर रहा है, इंदौर, और दूसरे पर कौन सा रहा है? सूरत रहा है, तीसरे पर कौन सा शहर रहा? नवी मुंबई था, चौथे नंबर पर कौन सा रहा है? विशाखापट्टनम, 5वें नंबर पर विजयवाड़ा। तो टॉप 5 रहे 10 लाख से अधिक वाले में, और 10 से कम यानी 1 से 10 लाख तक की आबादी में तिरुपति है, मैसूरू, नई दिल्ली, अंबिकापुर और नोएडा, और सबसे अंतिम स्थान पर ईटानगर है। इसके बाद आपने 10 लाख से अधिक आबादी वाले में यूपी स्पेशल के लिए आपने देखा था कि 12वें नंबर पर गाजियाबाद रहा है, गाजियाबाद, 15वें नंबर पर मेरठ रहा है, 16वां जो नंबर रहा वो प्रयागराज का रहा है, 17वां नंबर लखनऊ का रहा है। इसके बाद वाराणसी भी सम्मिलित रहा, तो 21वें स्थान पर वाराणसी रहा है। ठीक है, 21वें स्थान पर। 22वें में कोई नहीं रहा, 23वां रहा जो है वो आगरा का पढ़ा आपने, आगरा 23वें में ओवरऑल में। उसके बाद 29वें स्थान पर जो है वो कानपुर रहा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 10 लाख से कम वाला देखा आपने, 5 टॉप 5 देखा, तिरुपति नंबर 1। आगे बढ़ते हैं।
अब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य। अभी तक आपने शहर देखा, अब यहाँ पर राज्य की बात करेंगे। उन राज्यों की बात करेंगे जिसमें 100 स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्य हैं। तो 100 से अधिक वाले जो स्थानीय निकायों से श्रेणी में हैं, इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर तेलंगाना और पांचवें पर पंजाब राज्य है। और जानते हो 100 स्थानों से अधिक की श्रेणी में यूपी आएगा। यूपी के यहाँ पर दिया नहीं, पिछले 2021 में तो जो रैंक रही है यूपी की, भाई यूपी स्पेशल आप पढ़ो ना, जरूरी है, ठीक है, यूपी एग्जाम के लिए। तो यूपी की जो रैंक रही है पिछली बारी 2021 में वो छठी रही ओवरऑल राज्यों की रैंकिंग में, लेकिन इस बार थोड़ा खराब स्थिति है। और 2022 जो सर्वेक्षण हुआ इसमें जो है यूपी की जो रैंक है वो 10वीं रैंक हो गई है, ठीक है, राज्यों में। तो यहाँ टॉप 5 ही दिया है, यूपी स्पेशल में आप कवर कर लो कि 10वीं रैंक है यूपी की। वहीं पर 100 स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी में टॉप 5 देखेंगे तो त्रिपुरा नंबर 1, दूसरा झारखंड, फिर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा है। अब गंगा नगरों की रैंकिंग देखते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में शीर्ष 5 नगर हरिद्वार ने इस बार टॉप किया। पिछली बार तो गंगा टाउन में वाराणसी हुआ करता था, लेकिन वाराणसी इस बार दूसरे नंबर पर खिसक गया है। तो नंबर 1 हरिद्वार, दूसरा वाराणसी है, तीसरा ऋषिकेश, चौथा प्रयागराज और पांचवा है मुंगेर। तो यूपी के 2 हैं गंगा टाउन में, दूसरे पर वाराणसी और चौथे पर प्रयागराज है। टॉप 5 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों में शीर्ष 5 नगर तो बिजनौर का हो जाएगा, कन्नौज है, गढ़मुक्तेश्वर है और सुल्तानगंज है और कर्णप्रयाग है। तो ये है। तो टॉप 5 में 1 लाख से अधिक वाले में देखेंगे तो दूसरा और प्रयागराज, चौथा स्थान जो है मिला हुआ वाराणसी प्रयागराज को। हरिद्वार यहाँ पर टॉप किया है उत्तराखंड का। 1 लाख से कम में गंगा नगरों में देखेंगे तो बिजनौर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर टॉप 3 में बने हुए हैं। उसके बाद सुल्तानगंज, कर्णप्रयाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहां पर प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है? तो यह मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन अभयारण्य में। 24 और 27 सितंबर 2022 के मध्य आयोजित सिम्फोनी क्या है? सिम्फोनी, तो सिम्फोनी पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन है सिम्फोनी। नेक्स्ट है कि 20 सितंबर 2022 को किसने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार कुल प्रजनन दर क्या है? 2% की कमी आई है। आंसर क्या होगा? 2%। संकेतक दिए गए हैं और यहाँ पर एसआरएस 2014, 19 है और 20 है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। अशोधित जो जन्म दर है CBR है 2014 की 21, 19 की 19.7 है, 2020 में 19.5 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कमी आ रही है। इसके बाद कुल प्रजनन दर 2014 में देखेंगे तो 2.3% रहा और वहीं पर 2019 में देखेंगे 2.1 और 2020 में 2। नवजात मृत्यु दर 20 है, 16 है और 15 है। नवजात मृत्यु दर होती 0 से 7 दिन के अंदर। इसके बाद नवजात मृत्यु प्रारंभिक के बाद नवजात मृत्यु दर है जिसमें यहाँ पर जो है 26 है, 14 की, 19 की, 22 है, तो 20 की यहाँ पर 20 है। शिशु मृत्यु दर है 39, 30, 28 और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है 45, 14 में 2019 में 35, 2020 में 32 रही। तो लगातार गिरावट के बाद IMR यानी शिशु मृत्यु दर हो गई और U5MR यानी कहने का मतलब जो अंडर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर हो गया और NMR यानी नवजात मृत्यु दर में क्या है और भी कमी आई है। अगला प्रश्न है कि 14 से 16 सितंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 दैट इज
ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। तो आंगन 2022 का जो दूसरा संस्करण है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसका जो मुख्य थीम रहा वह क्या था? इसका मुख्य थीम था, विषय था इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय द्वारा इंडोसिस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के तहत स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के सहयोग से किया गया था। 17 सितंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया है? 17 सितंबर को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। यह नीति एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना क्लैप के माध्यम से लागू की जाएगी। CLAP यहाँ पर है, इसका मतलब कॉम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान है। दैट इज एक व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना। तो कॉम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के तहत प्रस्तावित पहलों को 8 प्रमुख कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1, एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली। दूसरा, भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता का मानक। तीसरा है लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण। चौथा है राज्य का जुड़ाव। पांचवा है एक्जिम यानी निर्यात आयात लॉजिस्टिक्स। छठा है सेवा सुधार ढांचा। सातवां सशक्त लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्रीय योजना। और 8वां है लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास में सुगमता। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2022 को किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। 10 सितंबर 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह लोथल गुजरात में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? ये पत्तन नगर भी रहा है लोथल, जो कि भोगवा नदी पर गुजरात में लोकेटेड है। इसका जो निर्माण है वो सागरमाला के तहत पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 3500 करोड़ रुपए है। यह अपनी तरह का भारत का पहला परिसर होगा जो देश की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। परियोजना का पहला चरण मार्च 2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2023 की लघु फिल्म यानी कथा श्रेणी में भारतीय प्रविष्टि के रूप में शामिल हुई है? यह असमिया है। असमिया लघु फिल्म मुरघुरार दुरंतो गोटी द हॉर्स फ्रॉम हीवेन, जिसके निर्देशक महर्षि तुहिन कश्यप हैं। अगला प्रश्न है कि 8 से 10 सितंबर 2022 के मध्य 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो यह भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन। तो सरकार का टारगेट भी क्या है कि वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निक्षय मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया है। यदि पूछा जाता है निक्षय 2 पोर्टल जो है संबंध किससे है, तो यह तपेदिक से संबंधित होगा, टीबी से। यह पोर्टल तपेदिक का उपचार करा रहे लोगों की विभिन्न प्रकार की सहायता करने का एक मंच प्रदान करता है। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर से बचाव के उपायों पर साइबर सुरक्षा अभ्यास किया है? तो काउंटर रैनसमवेयर से बचाव के उपायों पर साइबर सुरक्षा जो अभ्यास किया है इंडिया ने, वह ब्रिटेन के साथ किया है सितंबर 2022 में। 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर से बचाव के लिए। 8 सितंबर 2022 को किसने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया।
5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य किस देश की प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रही हैं? यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। इस परियोजना का निर्माण भारत रियायती वित्त पोषण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर यूएस स्टार्टअप सेतु, क्या है यूएस स्टार्टअप सेतु यानी सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो सेतु का जो शुभारंभ किया है वह सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। सेतु भारत के स्टार्टअप को यूएसए के निवेशकों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के अग्रणी लोगों से जोड़ेगा। साथ ही यह वित्त बाजार तक पहुंच और व्यावसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों स्टार्टअप्स को संरक्षण और सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर 2022 को किसके द्वारा इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं नई स्टेम पहल का शुभारंभ किया है? यह भारत सरकार की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की कार्यालय द्वारा। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को राष्ट्र को सेवा में समर्पित किया है? यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि, केरला में। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय मिशन ने अपनी सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? 8 वर्ष पूरे किए हैं। 10 अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में 46.26 करोड़ हो गए हैं खातों की संख्या 10 अगस्त 2022 तक। वित्त मंत्रालय के अनुसार 56% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। इस योजना की शुरुआत यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। 26 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कैंसर देखभाल में सुधार के लिए डिजिटल ऑन्कोलॉजी के लिए नए केंद्र की स्थापना कहां पर की है? यह मुंबई, महाराष्ट्र में। अगस्त 2022 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 18वां परिसर शुरू हुआ है? यह दमन में। 25 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान राष्ट्र को समर्पित किया है? यह साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब में। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। 23 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को, यह सांचौर, राजस्थान में। 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया है? तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ पुणे, महाराष्ट्र में किया गया है। 20 अगस्त 2022 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहां पर ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो यह रांची, झारखंड में। 19 अगस्त 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाइड्रोजन सेंसिंग और विश्लेषण प्रौद्योगिकी स्वदेश में विकास के लिए महाराष्ट्र से एक हाइड्रोजन स्टार्टअप को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? यह 3.29 करोड़ रुपए है, यानी 3,29,00,000 रुपए। अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है?
तो यह उत्तराखंड राज्य का जिला हरिद्वार है। 16 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर पब्लिक सिस्टम लैब PSL का उद्घाटन किया है? तो यह पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन पीयूष गोयल ने IIT दिल्ली में किया है। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के नए कार्यालय का भवन का जो है उद्घाटन किया है, यह चेन्नई में। 10 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सभी के लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? 31 दिसंबर 2024 तक। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 2G एथेनॉल संयंत्र पानीपत हरियाणा में होगा। 8 अगस्त 2022 को किसके द्वारा हिम ड्रोन अथान कार्यक्रम शुरू किया गया है? भारतीय सेना द्वारा भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अथॉरिटी IFSCA के मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अथॉरिटी का जो मुख्यालय होगा वह गांधीनगर गुजरात में। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह कर्नाटका राज्य को। 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वें इंडिया गेम 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इसका मुख्य विषय विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इन इंडिया। इसका आयोजन रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से हुआ है। 3 जुलाई 2022 को किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? यह कर्नाटक की सिनी शेट्टी हैं। प्रतियोगिता की प्रथम उपविजेता रूबल शेखावत राजस्थान से रही हैं, वहीं पर द्वितीय उपविजेता सिनाता चौहान उत्तर प्रदेश से थी, जबकि विजेता कर्नाटका की सिनी शेट्टी थी। 2 जुलाई 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के क्रम में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहां से कहां तक एक अनोखा साइकिलिंग अभियान का शुभारंभ किया है? यह दिल्ली से द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक, और यह अभियान 26 जुलाई 2022 तक चलेगा। साइकिल दल को 24 दिनों में 1600 किलोमीटर सफर तय करना था। जून 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध 1 माह का अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन नारकोस चलाया गया? तो ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध रेल मंत्रालय द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नारकोस रहा है। 2 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए विनिर्माण सुविधा केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? यह भानूर तेलंगाना में। 1 जुलाई 2022 को भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? यह विज्ञान भवन नई दिल्ली में। सम्मेलन की थीम रही मुक्त भविष्य के लिए औषधि गुणवत्ता पर व्याख्यान। 29 जून 2022 को कहां से DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? यह एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। 30 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना की कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन की घोषणा
की गई। इसमें उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह आंध्र प्रदेश राज्य को। साथ ही इसमें उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष राज्य जो दिए हैं, शीर्ष राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, तो नंबर 1 आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर हरियाणा और चौथे पर कर्नाटक राज्य रहा है। लक्ष्य हासिल करने वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो उपलब्धि में टॉप पर आंध्र प्रदेश और लक्ष्य हासिल करने वाले शीर्ष 4 राज्यों में टॉप पर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश रहा, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उड़ीसा रहा है। वहीं पर आकांक्षी श्रेणी में शीर्ष 4 राज्य देखेंगे तो असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। व्यापार इकोसिस्टम श्रेणी में शीर्ष 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो अंडमान और निकोबार, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर चंडीगढ़, चौथे पर दमन एवं दीव रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध कब से लगा है? हाल ही में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध कब से लगा है? आंसर होगा 1 जुलाई 2022 से। 28 जून 2022 को वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहां शुरू किया गया है? या बेंगलुरु, कर्नाटका में वन हेल्थ को। वन हेल्थ पशुओं, मनुष्यों और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु हितधारकों को एक मंच पर लाने की पहल है। इसका जो कार्यान्वयन मंत्रालय होगा वह पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। कर्नाटका और उत्तराखंड वन हेल्थ प्रारूप को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो वन हेल्थ प्रारूप को क्रियान्वित कौन राज्य कर रहे हैं? कर्नाटक और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि 27 जून 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया है? यह नागालैंड में। 27 जून 2022 को कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए एक जो जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पर पहली रिपोर्ट जारी की गई है। कृषि मंत्रालय के द्वारा 18-19, 19-20 के लिए जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पर पहली रिपोर्ट जो जारी की गई है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह रिपोर्ट व्यापक विश्लेषण के लिए एक इंडेक्स बनाकर जिला स्तर पर स्कूल और शिक्षा प्रणाली के निष्पादन का आकलन करता है। शीर्ष 5 अचीवर्स कौन रहे हैं? नंबर 1 पंजाब, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा तमिलनाडु, चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और 5वां केरल रहा है। तो नंबर 1 टॉप पर शीर्ष 5 अचीवर्स में पंजाब रहा है, दूसरा चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 5वां केरल। 25 जून 2022 को किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? यह राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि 24 जून 2022 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहां से कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, उड़ीसा से। 26 से 28 जून 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों के दौरे पर रहे हैं? तो यह जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। 21 जून 2022 को कहां से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। ठीक है, तो दिल्ली की सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर 21 जून 2022 को रवाना किया गया है। तो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी जो कि दिल्ली के सफदरजंग से जो है हरी झंडा दिखा रवाना किया गया। यह जो ट्रेन है यह भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक में, फिर हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसे अन्य लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर नेपाल में धार्मिक स्थल को भी कवर किया जाएगा। जून 2022 में इंडियन ऑयल तथा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस नाम से एक स्वदेशी सोलर कुकटॉप विकसित किया है? तो इसका नाम है स्वदेशी सोलर कुकटॉप का, यह है सूर्य नूतन। 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो यह प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। 15 जून 2022 को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया गया है? यह एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, उड़ीसा से। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? यह देहू, पुणे, महाराष्ट्र में। 14 जून 2022 को थीम आधारित भारत के गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन शहरों के मध्य शुरू हुई है? यह कोयंबटूर, उत्तर तमिलनाडु से साईनगर, शिरडी, महाराष्ट्र की मध्य। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? यह भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात में। 7 जून 2022 को किसने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का शुरुआत की है? तो यह नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य यम सिंधिया ने। 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में किसको स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान तमिलनाडु राज्य का है। आइए थोड़ा और देखते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कि चौथा संस्करण है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 2018-19 में की गई थी। जो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 2 अन्य राज्य हैं, तो पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर महाराष्ट्र। वहीं पर छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 पर पहले नंबर पर गोवा है, बड़े राज्यों में तमिलनाडु रहा है, दूसरे पर गुजरात, तीसरे महाराष्ट्र। छोटे में पहले पे मणिपुर, पहले पर गोवा, दूसरा मणिपुर है, तीसरा सिक्किम है। वहीं पर यदि पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, दूसरा दिल्ली है और तीसरा चंडीगढ़ का स्थान है। तो बड़े राज्यों में टॉप पर तमिलनाडु है, छोटे राज्यों में गोवा है और केंद्र शासित में जो है वो JNK है। और राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा जो ऊर्जा राज्य खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है, इसमें आप देखेंगे कि 5 मानकों पर बेसिकली जो है वो राज्य के प्रदर्शन को मापा जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 2018-19 में शुरुआत हुई थी और चौथा ये संस्करण है, चौथा सूचकांक है। बढ़ते हैं आगे। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में। 5 जून 2022 को किसने एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 31 मई 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? यह NTPC लिमिटेड ने। 30 मई 2022 को अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत को कहां पर कमीशन किया गया है? यह IIT गांधीनगर, गुजरात में। इस सुपर कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कमीशन किया गया है। 29 मई से 4 जून 2022 के मध्य मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। इस वर्ष किस देश को फिल्म महोत्सव का फोकस देश चुना गया था? यह बांग्लादेश को। तो 17वां जो संस्करण रहा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुंबई में आयोजित किया गया और इसका फोकस कंट्री जो रहा है वह बांग्लादेश रहा है। बाकी डिटेल में आप इसको टॉपिक वाइज में कवर करके आए हो। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। 29 मई 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने
कहां पर 632 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओलंपिक स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है? अहमदाबाद में। 28 मई 2022 को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के पोत INS गोमती को 34 वर्षों की सेवा के बाद कार्यमुक्त किया गया। इसे कब कमीशन किया गया था? तो वर्ष 1988 ईस्वी में। 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? या जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की घाटी में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को की किस इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित कलोल इकाई में। 27 मई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा इंडियन बिजनेस पोर्टल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल MSME कारीगरों और किसानों को सशक्त बनाएगा तथा भारतीय निर्यातकों की सहायता करेगा। पोर्टल भारत से GI उत्पादों की संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पोर्टल FIO दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोब लिंकर की साझेदारी में डिजाइन एवं विकसित किया गया है। 26 मई 2022 को दिल्ली कस्टम्स ने कहां पर परियोजना निगाह का शुभारंभ किया है? तो परियोजना निगाह का शुभारंभ ICD गढ़ी हरसरू गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। परियोजना निगाह ICD कंटेनर ट्रैकिंग मापांक का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है जो ICC के भीतर कंटेनर की आवाजाही की बेहतर दृश्यता में सहयोग करेगा। अगला प्रश्न है कि 24 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक 2022 चीन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रतिनिधित्व किया था। और इसका मुख्य विषय ब्रिक्स के बीच समावेश और आपस में ज्ञान का साझा करने वाली सांस्कृतिक साझेदारी स्थापित करना था। बैठक के अंत में ब्रिक्स राज्यों की सरकारों के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग वर्ष 2022 से 26 के बीच समझौता के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना पर सहमति हुई और सभी ब्रिक्स राष्ट्रों की संस्कृति मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। 23 मई 2022 को इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली कौन भारत की पहली खोज एवं उत्पादक कंपनी बनी है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC लिमिटेड। 20 मई 2022 को नवीकरणीय के माध्यम से 20 मई 2022 को नवीकरणीय के माध्यम से हरित भारत पर नवीकरणीय के माध्यम से हरित भारत पर कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में। 22 मई 2022 को किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन कोलकाता में किया गया? यह राजा राम मोहन राय। 21 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, नाम इसका जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल दैट इज BioRRP। 21 मई 2022 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के किस जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो यह पश्चिम बंगाल का जिला है कूच बिहार। 20 मई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब डॉलर का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में जो निवेश करने वाले शीर्ष 3 निवेशक हैं वह कौन से रहे हैं? तो अति महत्वपूर्ण तथ्य है सिंगापुर नंबर 1 पर रहा है 27% के साथ, अमेरिका दूसरे पर
और मॉरिशस तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं पर इस दौरान सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन से रहे हैं? तो पहला जो क्षेत्र रहा है वह कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 25% के साथ, जबकि सर्विस सेक्टर जो रहा है सेवा वह 12 और ऑटोमोबाइल्स 12%। सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नंबर टॉप पर कर्नाटका रहा है, दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा है और महाराष्ट्र 17% के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। तो याद रखिएगा, तथ्य हैं इम्पॉर्टेंट कि जो 21-22 वित्त वर्ष के दौरान जो वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट जो जारी की गई है प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने अरब डॉलर का जो है वो एफडीआई हासिल किया 21-22 के दौरान, तो 83.57 अरब डॉलर इम्पॉर्टेंट तथ्य है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो आकर्षण रहा है वह किसमें यानी किस कंट्रियों ने इन्वेस्ट किया सबसे ज़्यादा, तो सिंगापुर, दूसरे पर जो रहा अमेरिका और तीसरे नंबर पर मॉरिशस रहा। इसके बाद आपने क्या देखा कि किस सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा आया, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में देखा आपने नंबर 1 रहा। दूसरा जो है तीसरा सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल्स में जो है 12% गया, दूसरा तीसरा पोजीशन रहा। इसके बाद आप देखें कि सबसे अधिक अगर राज्यों की बात की गई तो राज्य में जो है सर्वाधिक कर्नाटका इन्वेस्ट हुआ, इसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 26 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहां पर देश का पहला लेवेंडर महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? यह भादेरवाह, जम्मू कश्मीर में। 18 मई 2022 को किस संस्थान द्वारा भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई है? यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जो है ये जारी की गई है भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट, असमानता पर स्थिति पर रिपोर्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं। रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, आर्थिक पहलू और सामाजिक पहलू। तो 2 हिस्से हैं, आर्थिक पहलू और सामाजिक आर्थिक पहलू। रिपोर्ट उन 5 अहम क्षेत्रों पर ध्यान देती है जो असमानता की प्रवृत्ति और अनुभव को प्रभावित करते हैं। इनमें आय का वितरण व श्रम बाजार गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक विशेषताएं शामिल हैं। यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और UDI-SE+ से हासिल किए गए आंकड़ों पर आधारित है। यह रिपोर्ट 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में संपत्ति अनुमानों के परे जाती है, क्योंकि संपदा अनुमान सिर्फ आंशिक तस्वीर ही पेश करते हैं। पहली बार यह रिपोर्ट पूंजी के प्रवाह को समझने के लिए आय के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में अवसंरचना क्षमता में काफ़ी विकास हुआ है, जिसमें ग्रामीण इलाकों पर ध्यान अधिक केंद्रित रहा है। भारत में वर्ष 2005 में 1,72,608 स्वास्थ्य केंद्र थे और अब वर्ष 2020 में इनकी संख्या 1,85,505 है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्ष 2005 से 2020 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों, जिनमें उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं, इनमें बहुत बढ़ोतरी की है। कौन कौन से राज्य? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगला है कि रिपोर्ट कहती है कि बुनियादी वर्षों में किया गया शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास असमानता के लिए दीर्घकालीन सुधार उपाय हैं। वर्ष 2019-20 तक 95% स्कूलों में परिसर के भीतर शौचालय सुविधाएं, जिसमें लड़कों के 95% सुचारू शौचालय और लड़कियों के 96.3% सुचारू शौचालय शामिल थी। 80.16% स्कूलों में सुचारू विद्युत कनेक्शन था, जबकि गोवा, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा व नगर हवेली के साथ साथ दमन व दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में 100% स्कूलों में विद्युत कनेक्शन मौजूद थे। वर्ष 2018-19 और 19-20 के बीच सकल नामांकन अनुपात भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में बढ़ा है। NF नेशनल फैमिली HS हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 97% परिवारों के पास विद्युत पहुंच
उपलब्ध है, जबकि 70% के पास बेहतर सफाई सेवाओं तक पहुंच है और 96% को सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 18 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अनुसार पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले किस वर्ष में हाथ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टारगेट 2030 रहा और इसको टारगेट कर दिया गया 2025-26 तक। इसमें थोड़ा करेक्शन करिएगा अगर अभी तक पढ़ रहे हो, बाकी आपको टारगेट वाले में कवर कराया जाएगा। तो यदि पूछा जाता है कि पेट्रोल में एथेनॉल 20% का जो लक्ष्य है सरकार का, वह पहले 2030 रहा, तो अब जो है इसको कितना कर दिया गया कि 2025-26 में जो हम टारगेट पूरा कर लेंगे। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए वर्ष 2009 में लागू किया गया था। इसके स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून 2018 को अधिसूचित किया था। इस नीति के लिए स्वीकृत मुख्य संशोधनों में इस प्रकार दिए गए हैं। पहला संशोधन है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक्स को मंजूरी। दूसरा है राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को जोड़ना। तीसरा है विशेष मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देना आदि संशोधन किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया है। तो प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में। परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व रहेगा। परिषद इस क्षेत्र में ठोस सुधार लाने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और एक मजबूत कार्य योजना तैयार करेगी। अगला है कि 17 मई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में किन 2 स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों का जलावतरण किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी। INS सूरत P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि INS उदयगिरी P-17A श्रेणी का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। दोनों युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया और MDL मुंबई में निर्मित किया गया है। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ की आधिकारिक यात्रा की थी। तो यह लुम्बिनी, नेपाल की। उनकी यह नेपाल की 5वीं और लुम्बिनी की पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने वहां नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ नई दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ से संबंधित लुम्बिनी स्थित एक भूखंड पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के निर्माण हेतु शिलान्यास समारोह में भाग लिया। 14 मई 2022 को किस विभाग ने गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ दूर संचार विभाग के द्वारा किया गया है। 13 मई 2022 को किस संस्थान ने मुक्त एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए डाटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। यह नीति आयोग का है और इस NDAP का जो उद्देश्य है, जो कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य डाटा को सुलभ, अंतः प्रचारणीय, संवादमूलक बनाकर सार्वजनिक सरकारी डाटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। 5 मई 2022 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा पब्लिक डोमेन में जारी किया। इसमें युवा विकास के लिए कितने वर्षीय विजन की परिकल्पना की गई है। 10 वर्षीय। केंद्र सरकार ने विद्यमान राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के मसौदे की समीक्षा की। इस नई राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य 5 प्राथमिक क्षेत्रों अर्थात शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता, युवा नेतृत्व और विकास, फिटनेस और खेल तथा सामाजिक न्याय में युवाओं के विकास के लिए व्यापक कार्रवाई करना है। 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस।
18 से 20 अप्रैल 2022 के मध्य स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित हुआ? तो यह सूरत गुजरात में, जिसमें इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया, जिसमें सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो यह जामनगर गुजरात में। विश्व में अपनी तरह का यह पहला केंद्र है जिसका लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को तकनीकी प्रगति और साक्षी आधारित अनुसंधान के साथ एकीकृत करना है। 19 अप्रैल 2022 को किस देश की मेजबानी में आतंकवाद के मामले की जांच से संबंधित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ? तो यह भारत की मेजबानी में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भारत, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के पैनलिस्ट और प्रतिभागियों ने भाग लिया। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में सिख धर्म के किस गुरु के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो 400वां जो प्रकाश पर्व रहा है वह श्री गुरु तेग बहादुर जी का रहा है। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसका पूर्व नाम 3 मूर्ति भवन था, इसका उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 13 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कौन सी? तो केंद्र प्रायोजित योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसको 1 अप्रैल 2022 से कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यह 31 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है कि 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन, कौन सा? अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो यह नाम है इसका उत्सव पोर्टल। इस उत्सव पोर्टल का उद्देश्य दुनिया भर में देश के विभिन्न क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत की सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव दर्शन को प्रदर्शित करना है। अप्रैल 2022 में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू हुआ है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इसकी शुरुआत जोरहाट, असम में की गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया है। इसमें बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में नीति आयोग द्वारा जारी गुजरात को जो है इसमें टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों में कार्य प्रदर्शन अर्थात डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, तीसरा स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा है ऊर्जा दक्षता, पांचवा पर्यावरण में स्थिरता और छठा जो है वो नई पहल के आधार पर रैंक दिया गया है। तो इसमें किसने टॉप किया है? गुजरात ने। इन मापदंडों को आगे 27 संकेतकों में विभाजित किया गया है। समग्र SECI राउंड 1 स्कोर के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स में। तो इम्पॉर्टेंट है यह तथ्य आपके लिए एग्जाम में UPPCS में कई बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखने हैं। आगे डिटेल में देखते हैं और इसके बारे में। राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे बड़े राज्यों में। बड़े राज्यों में शीर्ष 5 राज्य, नंबर 1 गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा और पांचवा उत्तराखंड है। वहीं पर छोटे राज्यों की श्रेणी में 5 राज्य गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में 5 राज्यों में चंडीगढ़ टॉप पर, दूसरा दिल्ली, तीसरा दमन और दीप तथा दादरा एवं नगर हवेली क्योंकि मर्ज है, और चौथा है पुदुचेरी और पांचवा रहा अंडमान एवं निकोबार। तो सबसे बड़े राज्यों में आपने देखा गुजरात ने टॉप किया, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा और केंद्र शासित में चंडीगढ़ ने टॉप किया है।
अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक 2022 पहली बार नई दिल्ली के बाहर कहां पर आयोजित हुई थी? तो पहली बार नई दिल्ली के बाहर इम्पॉर्टेंट है और यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता 2022 कहां पर आयोजित हुई है? तो यह वाशिंगटन डीसी यूएसए में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने किया था। 5 अप्रैल 2022 को किसने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और हरित पहल जागरूकता शुभंकर प्रकृति को लॉन्च किया है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 4 अप्रैल 2022 को किसने प्रसारकों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। यह पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 से अधिक टेलीपोर्ट संचालकों और 1750 से अधिक बहुसेवा संचालकों, 350 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, 380 से अधिक निजी एफएम चैनलों पर और अन्य को सभी प्रकार की समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि 30 मार्च 2022 को ISTM राष्ट्रीय पोर्टल पर मैट लैब का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो ISTEM पहल है ये किसकी है? ये भारत सरकार की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की कार्यालय की पहल है। अगला प्रश्न है कि 15 मार्च 2022 को कहां पर जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? या यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, दिल्ली में। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार समग्र रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो नीति आयोग की द्वारा ये दूसरा संस्करण है। सूचकांक कौन सा है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 इम्पॉर्टेंट सूचकांक है और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर गुजरात को पहला स्थान यहाँ पर मिला हुआ है। समग्र रैंकिंग में शीर्ष अन्य जो राज्य हैं तो पहले पर जो है गुजरात है और दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर तमिलनाडु और पांचवें पर हरियाणा है। वहीं पर इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वह 6ठी रैंक है। तटीय श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य, नंबर 1 गुजरात तो तटीय में भी है और समग्र में भी गुजरात नंबर 1 है। महाराष्ट्र दूसरे पर समग्र में भी और तटीय में भी कर्नाटका। तो समग्र पूछा जाए या तटीय, टॉप 3 वही गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका हैं। वहीं पर हिमालय श्रेणी में देखेंगे तो हिमालयी राज्यों में शीर्ष 3 जो है नंबर 1 उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा त्रिपुरा रहा है। जबकि केंद्र शासित सिटी स्टेट्स की श्रेणी में नंबर 1 दिल्ली, दूसरा गोवा और तीसरा जम्मू कश्मीर रहा है। वहीं पर भूमि से घिरे हुए राज्यों की, जिसको स्थल अवरुद्ध राज्य, तो स्थल भूमि से घिरे हुए राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा मध्य प्रदेश रहा है। तो भूमि से स्थल घिरे हुए राज्यों की श्रेणी में यूपी यहाँ पर जो है वो दूसरे नंबर पर है, जबकि समग्र में 6ठे नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न है कि 10 मार्च 2022 को भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के किस मंडल में शुरू किया गया है? तो यह आसनसोल मंडल में। 8 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का शिलान्यास किया है? यह त्रिपुरा के अगरतला में। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से औपचारिक शिक्षा की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? यह कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का। 25 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट अभियान का शुभारंभ किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला प्रश्न है कि 6 से 27 मार्च 2022 तक भारतीय वायुसेना ने कहां पर कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास 2022
नामक एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास में भाग लिया है? यह बैडिंगटन, इंग्लैंड में। 8 मार्च 2022 को जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में स्टार्स स्टेट रैंकिंग श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर स्कॉच स्टेट चीफ मिनिस्टर में भी जो है आंध्र प्रदेश की सीएम वाई जगनमोहन रेड्डी को जो है मिला है। तो इसमें राज्यों 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 स्टार्स, दूसरा जो है वो परफॉर्मेंस श्रेणी है, और तीसरी कैचिंग अप श्रेणी है, और चौथी जो है वो आदर्श है। तो स्टार्स स्टेट्स रैंकिंग में शामिल 5, तो पहला आंध्र प्रदेश होगा ही, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा गुजरात, 5वां महाराष्ट्र रहा है। वहीं पर परफॉर्मर स्टेट्स रैंकिंग में देखेंगे तो 5 राज्य में जो है 6वां तेलंगाना, 7वां उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 5 के ऊपर जो होंगे स्टार्स में आ जाएंगे, स्टार्स स्पोर्ट में। तो 5वां महाराष्ट्र, 6ठे नंबर से हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस स्टेट्स में। तो यहाँ यूपी आप देख पा रहे हैं, यूपी जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस की श्रेणी में है, तो परफॉर्मर्स की श्रेणी में जो है 7वीं रैंक पर है। 8वां मध्य प्रदेश, 9वां असम है, 10वां हिमाचल प्रदेश है। वहीं पर 5 के बाद 5 परफॉर्मेंस, 5 स्टार्स में हो गए, फिर 5 जो आते हैं 11वीं से शुरू करोगे तो कैचिंग अप में जो है वो बिहार राज्य वाले, अपना बिहार देख लें कि कैचिंग अप श्रेणी में जो है वो 11वीं रैंक के साथ है। 12वां हरियाणा, 13वां जम्मू कश्मीर है, 14वां छत्तीसगढ़, 15वां राजस्थान रहा है। जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश उपयुक्त 3 श्रेणियों में स्थान हासिल करने में विफल रहे हैं उन्हें अन्य राज्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यानी 5 स्टार्स, 5 जो है परफॉर्मर में हुए और 5 कैचिंग अप में, बाकी जो बच जाते हैं उनको जो है वो अदर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि कर्नाटका, तमिलनाडु, मणिपुर, केरला, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, नागालैंड, गोवा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम तथा दमन एवं दीव हैं। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में। 17 मार्च 2022 को किसने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण शीर्षक से भागीदारी की? 17 मार्च 2022 को किसने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी की है? तो यह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत की आर्कटिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित एजेंडों को बढ़ावा देना है, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र के साथ विज्ञान और अन्वेषण, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, समुद्री और आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं तथा दक्षताओं को मजबूत करना है। आर्कटिक में भारत के हितों की तलाश में अंतर मंत्रालयी समन्वय, भारत की जलवायु, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाना है। 17 फरवरी 2022 को कहां पर देश की पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है? तो यह मुंबई, महाराष्ट्र में। देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। 16 से 19 फरवरी 2022 के मध्य किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव मेदारम जतारा, कौन सा? मेदारम जतारा मनाया गया है? यह तेलंगाना राज्य में। तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक महोत्सव है कौन सा? मेदारम जतारा, कहाँ? तेलंगाना में। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया है? सबसे बड़ा बायो सीएनजी जो प्लांट होगा वह इंदौर, एमपी में। 9 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा में दिए बयान के अनुसार कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा कितना प्रतिशत बना हुआ है? तो 3 से 3.5% का। बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2014 में 34,162 मिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2021 में 43,918 मिलियन यूनिट हो गया है। 9 फरवरी 2022 को भारत के किस टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? यह अटल टनल को।
अटल टनल जो कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है और इसका निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर किया गया है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 8 फरवरी 2022 को कौन सा प्रदेश एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो है ये कौन सा बना है दोस्त? जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहला। अगला है आपका 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो तेलंगाना हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित है। उन्हीं की मूर्ति होगी, स्टैच्यू है, और उनकी जो है ये 1000वीं जयंती समारोह के अवसर पर समर्पित की गई। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम से पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया है? तो यह इंडिया गेट नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो यह जम्मू कश्मीर में। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया अमित शाह द्वारा? जम्मू कश्मीर में। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर का ही कौन सा जिला है? जम्मू जिला है। 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाने को मंजूरी दी है? 3 साल तक। 23 दिसंबर 2022 को नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन, नीति आयोग द्वारा कौन सा मिशन? बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का भवन का जो उद्घाटन है वह अगरतला त्रिपुरा में। बढ़ते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतिम पेज नंबर 42 की ओर। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश में। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसके अनुसार कुल वन और वृक्षावरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 हर दूसरे साल जारी की जाती है, अब 2023 में आएगी। तो 22-23 के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेगा पहले जो भी रिपोर्ट से पहले एग्जाम होंगे। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना जो है वो कुल वन और वृक्षावरण तो 24.62% है। कितना? 24.62। तो कभी कभी यही तथ्य आपसे पूछ लेता है। अब वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य, तो सर्वाधिक वृद्धि वन आवरण दिखाने वाला कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटका और 5वां झारखंड राज्य रहा है। कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ये वन आवरण ठीक है, वन आवरण इसमें अगर वृक्ष को इंक्लूड कर दोगे तो कितना पढ़ रहे हो? 24 कितना रहा है? 62% टोटल। तो यहाँ पर वृक्ष, यहाँ पर वन आवरण की बात की गई तो वन आवरण जो है कितना है? 21.71। तो इसमें से अगर इसको 21.71 को माइनस करोगे तो जो आएगा आपका वह वृक्षावरण होगा। तो 2.9 जो प्रतिशत होगा वह जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का
वृक्ष आवरण हो जाएगा 2.9%, बाकी वन है। तो सर्वाधिक आपने देखा कि वृद्धि दर्शाने वाले राज्य तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 रहा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण क्षेत्रफल में नंबर 1 कौन था? सर्वाधिक क्षेत्रफल देखा जो जाता है वह जो है वन आवरण का एमपी में नंबर 1 आता है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर जो है, अब यहाँ पर उड़ीसा डाल दिया, पांचवें पर थोड़ा मिसप्रिंट है, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। और सर्वाधिक वृद्धि वाले में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश रहा है, और वृद्धि तो यहाँ पर कमी नहीं है, कमी वाले में अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला आंध्र प्रदेश रहा, सर्वाधिक कमी को दर्शाने वाला कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इस तरह यहाँ पर 5 रैंक दिए हैं, यहाँ पर जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र करिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण का देखते हैं अब। ठीक है, बाकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट डिटेल में आपको कवर कराया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है? तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, इसका जो है 6.15% जो है वो कवर करता है वन आवरण। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य आपका सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले में। तो वृद्धि वाले में आंध्र प्रदेश नंबर 1, क्षेत्रफल में जो है मध्य प्रदेश रहा है। तो वृद्धि में आंध्र प्रदेश और लूजर में यानी सबसे कम वृद्धि, लेकिन घटाव में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश जाएगा वृद्धि यानी लॉसेस में। ठीक है, और क्या देखा आपने? अब यहाँ पर हम लोग परसेंटेज का देख लेते हैं। यानी टोटल एरिया में सर्वाधिक जो है आप देखोगे जितना एरिया मिजोरम का है उसमें 84.63% जो है वो वन आवरण ही है मिजोरम में। बाकी जो भूमि बस्ती उसमें 8 आ जाते हैं। तो 84.3% के साथ मिजोरम पहले पर है, दूसरा अरुणाचल है, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, पांचवा नागालैंड है। आगे बढ़ते कुछ अन्य फैक्ट को देखते हैं। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1987 से किया जा रहा है। कब से? 1987 पहली बार जो है जारी किया गया था, और हर दूसरे साल आप क्या कर रहे हो? जारी कर रहे हो, तैयार की जाती है। अब तो एप्लीकेशन वगैरह से जो है, तो इसका जो बेसिकली जारी कौन करता है? जो भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि लोकेटेड कहाँ पर? देहरादून में। तो हर दूसरे साल में जो है वो जारी की जा रही है। और परिवर्तन मंत्रालय कौन सा होगा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। तो यह राष्ट्रीय वन नीति में लिखा हुआ है 1988 के अनुसार। कभी कभी ईयर भी पूछता है, तो राष्ट्रीय वन नीति कब का? 1988। तो कितना 33% का वो टारगेट रखा है, तो इतना होना ही चाहिए। 17 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। कितने हैं? अपने भारत में मात्र और मात्र 17 ही मिले हैं, स्टेट और केंद्र शासित को मिलाकर 17 ही हैं, जहाँ पर 33% से अधिक जो है भौगोलिक क्षेत्र, अधिक से अधिक, मिनिमम 33 रखना है, लेकिन 33 से अधिक जो है 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है क्षेत्र वन आच्छादित हैं। थोड़ा और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न बन रहा है कि 6 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की। इसके अनुसार बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बड़े राज्यों में अगर एमपी का चुनाव लड़ना है, संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव अगर लड़ना है एमपी, तो इसके लिए खर्च की सीमा 2014 में जो 70 लाख थी ना, इसको कितने जो है बढ़ाकर कर दिया गया है। 70 लाख की जगह अब कितना कर दिया गया है? 95 लाख रुपए। कितना दोस्तों? 95 लाख रुपए। छोटे राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो सीमा पहले 54 हुआ करती थी, बड़े राज्यों में 75 थी, 75 को 95 किया गया। छोटे में 54 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर 75 पर कर दिया गया। तो 75 लाख रुपए खर्च करो चुनाव लड़ना अगर छोटे राज्यों में, और बड़े में लड़ना है तो 95 यानी करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो चुनाव में, समझ रहे हो। बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च सीमा 28 लाख रुपए से बढ़कर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अगर विधायकी का चुनाव लड़ना विधानसभा वाला, तो बड़े राज्य में 40 लाख रुपए तक खर्च करो दबा के पूरा, बाकी पता नहीं कितने खर्च होते होंगे, ये तो लिमिटेशन है। छोटे राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च सीमा 20 लाख रुपए से 28 लाख। तो जो एमपी का चुनाव पहले 75 लाख लिमिटेशन थी बड़े राज्यों के लिए, उसको 95 किया गया संसदीय का चुनाव, और जहाँ पर 54 था इसको उठाकर इसी के जगह ने 75 कर दिया गया। विधायकी के चुनाव के लिए क्या थी? 28 लाख मैक्सिमम थी, इसको 40 लाख कर दिया गया, और जो मिनिमम 20 थी उसको उठाकर कितना कर दिया गया? 28 लाख कर दिया गया छोटे राज्यों के लिए। तो बड़े राज्यों में चुनाव लड़ना है संसदीय का तो 95 लाख, छोटे में 75 लाख,
वहीं पर विधायकी लड़ना है तो बड़े में 40, छोटे में 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 29 दिसंबर 2021 को कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना महू मध्य प्रदेश के मध्य की गई है। पहली बार काशी फिल्म महोत्सव 2021 वाराणसी में कब आयोजित हुआ है? तो 27 से 29 दिसंबर 2021 को पहली बार काशी फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ? वाराणसी में। कब? 27 से 29 दिसंबर 2021 को। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पड़ोसी देश की राजकीय यात्रा पर रहे हैं? तो बांग्लादेश की यात्रा पर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपने पूरा का पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। थैंक यू।